हेलो एंड वेलकम एवरीवन। पॉलिटिकल फिलॉसफी सीरीज़ का ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म्स। सो अगर हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ की बात करें तो उनमें जैसे नेशनलिज्म है, फेमिनिज्म है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस है, सेकुलरिज्म्स है, तो ये सब क्या है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं। मतलब जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी हमारी फेस कर रही है, चाहे जो काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आज की हमारी, उनका डायरेक्ट कंसर्न इन प्रॉब्लम्स के साथ है, इन पे बेस्ड हैं वो। तो क्लियर। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा नेशनलिज्म। सो लेट्स बिगिन। तो नेशनलिज्म बेसिकली है क्या है? नेशनलिज्म्स को अगर समझना है तो पहले हमें नेशन को समझना पड़ेगा। अब नेशन क्या होता है? नेशन क्या मतलब कोई भी कंट्री ले लिए, कोई भी स्टेट, जो टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं हम कंट्री के लिए, स्टेट और नेशंस। तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें, अर्थ प्लैनेट की बात करें, तो देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट नेशंस, है ना? कितने हैं? 200 से ज़्यादा स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं। तो मतलब हमने जो अर्थ प्लैनेट है इसको क्या कर दिया है, इस पे लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, और हमने उन इंसान्स को डिवाइड कर दिया है ऑन द नेम ऑफ नेशन। अब वो जो डिवीज़न है, उस डिवीज़न का बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है, बेसिक कॉज क्या है? तो बेसिक कॉज क्या रहता है जब आप नेशन की बात करते हैं? तो बेसिक वहाँ क्या रहता है, मतलब वो तो ग्रुप ऑफ पीपल तो होगा ही। जैसे हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में मेन क्या रहता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो उनको यूनाइट क्या चीज़ें करती हैं? कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कस्टम्स, कॉमन रिलीजन्स। तो उनमें एक पॉइंट नेशनलिज्म भी रहता है। क्या रहता है? नेशनलिज्म। तो जिस तरह से मतलब अब रिलीजन है, एजुकेशन सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, तो ये सब क्या है? इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? बाइंडिंग फोर्स का काम करते हैं। बाइंडिंग फोर्स क्या करते हैं? लोग ग्रुप ऑफ पीपल और उनको यूनाइट करके रखती हैं। तो जो नेशनलिज्म्स है ये भी बेसिकली क्या एक बाइंडिंग फोर्स की तरह ही काम कर रही है, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को यूनाइट करती रखती है एक साथ। बट उनमें लोगों में कॉमन क्या होता है? बड़ी सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमन आइडेंटिटी होती है, एथनिसिटी होती है, उनका अपना कस्टम कल्चर्स हैं, कॉमन हिस्ट्री होती है, कॉमन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं वो। तो इन मैनी केसेस उनकी कॉमन जोग्राफी भी होगी, शेयर्ड टेरिटरी। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए नेशन। तो बेसिकली नेशन क्या, ग्रुप ऑफ पीपल है और वहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें कॉमन है। तो बेसिकली नेशनलिज्म क्या हुआ फिर? सो नेशनलिज्म बेसिकली क्या, एक बिलीफ है जिसमें ये माना जाता है कि जो ह्यूमैनिटी है, जो मैन काइंड है, उसको डिवाइड कर दिया गया नेशंस में। जो ग्रुप थे अलग अलग, उनको नेशंस में बांट दिया गया। और जो नेशन है, इट इज़ द बेसिक पॉलिटिकल यूनिट और गवर्निंग यूनिट जो उन सब ग्रुप को देखता है, जिनके लिए वो रूल सेट करते हैं, रेगुलेशन सेट करते हैं, जिसमें जो बैलेंस बना रहे। अब बेसिकली नेशन का काम क्या है? अब जब हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करें, जब हम किसी और कंट्री की एग्जांपल लें, जैसे मतलब वर्ल्ड की अगर हम बात करें, कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है। तो ये सब क्या है? नेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं। और इन सब में डिफरेंस क्या है? इनके कस्टम्स, कल्चर्स, लैंग्वेज, एथनिसिटी सब ये हैं कि डिफरेंट हैं। बट इन सब में कॉमन, मतलब अब इंडिया में कॉमन क्या है? फर्स्ट नंबर तो जोग्राफिकली सारे एक जैसे हैं ना, एक ही जोग्राफी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पर रिलीजन कॉमन है, कस्टम्स कॉमन है। इंडिया की बात करें ना, हाँ डाइवर्स कल्चर मिलेंगे आपको, बट यहाँ पे बेसिक जो मतलब पॉइंट है वो क्या है? ज्योग्राफी। चाइना की बात करें, वहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें कॉमन हो गया एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज होगी, कॉमन कस्टम्स होंगे, कॉमन कल्चर होंगे। तो ये बेस रहता है किसी भी नेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनलिज्म से। सो बेसिकली नेशनलिज्म क्या है? इट्स ए काइंड ऑफ प्रिंसिपल में जो अपना जो नेशनल कल्चर होता है, जो अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, उनको सुपीरियर माना जाता है एज कम्पेयर टू अदर्स। और बेसिकली नेशन क्या होता है? जो भी अपने आप को गवर्न कर रहा है वो इंडिपेंडेंटली, वहाँ पे कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है। अब मतलब जब भी कोई नेशन है, फॉर एग्जांपल कोई भी कंट्री की हम एग्जांपल ले लेते हैं, उनके अपने गोल्स हैं, वो उनको अचीव करना चाहते हैं, नेशनल गोल्स, नेशनल इंटरेस्ट। तो जो नेशन होता है वो उसका मेन काम क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट में। एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में उनका फोकस नहीं होगा, उनका इंटरेस्ट जो होगा वो नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे। तो बेसिकली जब भी हम नेशन की बात करते हैं, हम क्या करते हैं? लैंग्वेज की बात करते हैं, एथनिसिटी की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, कस्टम्स की बात करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज बेसिक कॉमन थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमिकल पॉलिटिकल यूनिट, जिसे हम क्या नाम देते हैं? स्टेट का, नेशंस का। इसकी कॉमन हिस्ट्री होती है और कॉमन ही डेस्टिनी होती है, कॉमन गोल्स हैं। सो जब भी आप नेशन की बात करते हैं, वहाँ पे जो मेन एस्पायरेशंस होती है ये होती हैं कि मतलब आप फ्रीली काम करें, आप इंडिपेंडेंटली काम करें, आप सॉवरेन हो, आपके ऊपर कोई और पावर ना हो, है ना। जैसे एग्जांपल ले हम इंडिया का 1947 से पहले का इंडिया में देखें तो वहाँ पे क्या था?
इंडिया एक सॉवरेन स्टेट नहीं था, वहाँ पे ब्रिटिशर्स इनको कंट्रोल करते थे, वो वही करते थे जो वो चाहते हैं, हम जो चाहते थे हम वो नहीं कर पाते थे। इसलिए जो प्राइम फोकस रहता है स्टेट का, जो नेशन का, जो कंट्री का, वो ये होता है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करें, उनको कोई डोमिनेट ना करे। जैसे मतलब एक तो नेशन वो होता है जो अपने आप को गवर्न कर रहा है, गवर्निंग इटसेल्फ, और जो दूसरा प्रिंसिपल रहता है वो क्या कि जो फ्रीडम फ्रॉम द आउटसाइड इंटरफेरेंस, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आउटसाइड की इंटरफेरेंस होगी तो वो कभी भी जो एक स्टेट है, जो कंट्री है, उसको इंडिपेंडेंट स्टेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो कोई भी जो नेशन है उसको एक नेशन तभी माना जाता है जब वो इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन है ना, फ्री टू गवर्न। तो ऐसे तो बेसिकली अगर हम देखें लैंग्वेज को, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, कस्टम्स, कल्चर्स, रिलीजन्स, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर हम उनको देखें तो उनको देख के अगर हम नेशंस को समझने की कोशिश करें, नेशनलिज्म्स को समझने की कोशिश करें, तो इसके डिफरेंट मीनिंग आएंगे। बट जो बेसिक मीनिंग रहते हैं नेशनलिज्म्स के, वो ये दो बेसिक फिनोमिना है नेशनलिज्म्स के, नेशन के नहीं, नेशनलिज्म्स के। ऑल्दो द टर्म नेशनलिज्म्स हैज़ ए वैरायटी ऑफ मीनिंग, it centrally encompass two phenomena. The first one is the attitude that the member of a nation have when they care about their identity as member of that nation. तो जब आप इंडियन कहते हैं तो ये क्या आपका एटीट्यूड है, यहीं से पता चल जाता है आप अपने नेशन की कितनी केयर करते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी की कितनी केयर करते हैं। तो मतलब नेशनलिज्म जो है इट्स अ साइकोलॉजिकल स्टेट, ये क्या है, एक एटीट्यूड है। जो भी नेशनलिस्ट होगा, जब आप इंडियन कहते हैं, जब आप चाइनीज़ कहते हैं, जब आप अपने को पाकिस्तानी कहते हैं, आप अपने आप को अमेरिकन कहते हैं, तो ये क्या है, एक एटीट्यूड होता है जिसमें जो मेंबर है उस नेशन का, वो जो रिस्पेक्ट है, केयर है अपने नेशन के टूवर्ड्स, वो रिफ्लेक्ट होती है उसके एटीट्यूड में। दिस इज़ द फर्स्ट फिनोमिना दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। और जो सेकंड पॉइंट है, द एक्शंस दैट द मेंबर्स of a nation take in seeking to achieve some form of political sovereignty. So second point क्या है कि जो एक सिटीजन है एक नेशन का, जो मेंबर है एक स्टेट का, कंट्री का, वो जो भी काम कर रहा है वो नेशनल इंटरेस्ट में होने चाहिए, जिससे जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है, पॉलिटिकल फ्रीडम है, जो गवर्निंग पावर है, वो मेंटेन रह सके कंट्री की। तो बेसिकली मतलब अगर आपको एक नेशनलिस्ट आइडेंटिफाई करना है तो आप में पहले चीज़ तो उसमें देखनी है कि उसका एटीट्यूड कैसा है। फॉर एग्जांपल जैसे मतलब फ्लैग होस्टिंग हो रही है तो आप मज़े से बैठे हुए हैं, तो वहीं से आपका एटीट्यूड क्लियर हो जाता है कि आप अपने नेशन को नेशन कितना मानते हैं। बट यूज़ करते हैं ना गरदार, तो जो आपके एक्शंस होते हैं अगर वो भी नेशनल इंटीग्रिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अगर ऐसे काम कर रहे हो जिससे नेशन को नुकसान पहुंचे, तो भी आप एक नेशनलिस्ट नहीं कहलाएंगे। तो नेशनलिज्म बेसिक क्या है, एक एटीट्यूड है, और हमारे एक्शन से भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, हमारे एटीट्यूड से भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। सो अगर हम देखें नेशनलिज्म इज़ ए पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। तो बेसिकली जैसे मतलब अगर हम नेशन की जब बात करते हैं तो नेशन जो है इट्स अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल यूनिट, मतलब गवर्नमेंट के व्यू से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जब आप नेशनलिज्म की बात करते हैं वो सिर्फ एक पॉलिटिकल यूनिट की बात नहीं कर रहे आप, वहाँ पे सोशल डायमेंशन भी इन्वॉल्व है, मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, सोशल एस्पेक्ट भी है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। तो जब नेशनलिज्म में सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, वहाँ पे सोशल एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म एक फीलिंग है, एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें सारी जो एस्पेक्ट हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट होगा, सोशल एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट होगा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट होगा। तो एटीट्यूड जो है वो तभी आता है। इंडियन की बात कर रहे हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैच लगा हुआ फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के साथ, ऐसे आपको कोई नहीं पता आप इंडियन हो, बट जैसे ही मैच लगेगा ना पाकिस्तान के साथ, तो सारा नेशनलिज्म आपका बाहर आ जाता है। वो क्या है, उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं होता सिर्फ, उसमें सोशल एस्पेक्ट भी आ जाते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी आ जाते हैं। जैसे आप ऐसे कभी नेशनलिस्ट नहीं बनेंगे, जैसे चाइना के साथ लड़ाई लगी हुई है ना, आपको बोला जाएगा बायकॉट करो चाइनीज़ प्रोडक्ट को, तो आप क्या एकदम से नेशनलिस्ट हो जाते हैं। कब हुए, जब चाइना के साथ थोड़ा सा ट्रबल चल रहा है। अगर सिंपल नॉर्मल सिचुएशन होगी तो आपको याद भी नहीं आएगा आप इंडियन हो, बट जैसे ही हमारा कन्फ्लिक्ट होता है चाइना के साथ, आप एकदम से नेशनलिस्ट हो जाते हो। ये जो नेशनलिज्म है इसको मल्टीपल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर नहीं होते, इसमें सोशल फैक्टर होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं। इसलिए जो नेशनलिज्म है सिर्फ पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। तो नेशनलिज्म होल्ड दैट ईच नेशन शुड गवर्न इटसेल्फ। तो बेसिकली क्या नेशनलिज्म का मतलब क्या है, जो एक नेशन है उसको वो खुद गवर्न करें, कोई दूसरा उसको गवर्न ना करे, दूसरा ना उसको चलाए।
फ्री फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस, है ना, दूसरों की कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए एक नेशन में। जैसे इंडिया है, वहाँ पे चाइना बोले मैं इंटरफेयर करूँगा, पाकिस्तान बोले मैं इंटरफेयर करूँगा, बांग्लादेश नो, हमने गवर्नमेंट चूज़ कर दी है, डेमोक्रेसी है हमारे पास, हम खुद डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। दैट इज़ नेशनलिज्म्स। मतलब जो भी गलत हो रहा है, जो सही हो रहा है, वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है उनको रेक्टिफाई करना, नॉट कि आउटसाइडर्स की। तो नेशन तभी बोला जाएगा जब वो फंडामेंटल हो, जब वो इंडिपेंडेंट। बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसको कंप्लीट अथॉरिटी तभी मिल सकती है जब एक नेशन हो, है ना। तो जो नेशन है वो एक्चुअली क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है, एक आइडियल परफेक्ट सोर्स है किसका, गुड गवर्नेंस का। सो नेशनलिज्म में बेसिकली यही पॉइंट रहता है कि जो उनका जो कोर एम है, कोर पर्पस जो है कि वो एक सिंगल आइडेंटिटी बना के रखें, है ना। अगर हम इंडियन को हम डिवाइड कर दें, जैसे पंजाब है, केरला है, कर्नाटका है, कितनी सारी स्टेट्स हैं डिफरेंट, है ना, इतनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर ये सब लोग डिवाइड हो जाएंगे तो वो नेशनलिज्म्स नहीं रहेगा। नेशनलिज्म्स कब है, जब ये सारे यूनाइट हैं। तो वो नेशनलिज्म ही एक फीचर है जो इन डाइवर्स लोगों को यूनाइट करके रखता है। अगर हम बाकी नेशंस की बात करें तो वहाँ बड़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो कॉमन शेयर कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी जो कॉमन आइडेंटिटी है वो बचा के रखी जाती है, मेंटेन करके रखी जाती है। कॉमन चीज़ें क्या होती हैं, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड बिलीफ इन ए शेयर्ड सिंगुलर हिस्ट्री, है ना, जैसे इंडिया की हिस्ट्री है, चाइना की हिस्ट्री है, उस तरह से। एंड टू प्रमोट नेशनल यूनिटी और सॉलिडरिटी, देशभक्ति है अपने देश के प्रति, नेशनल यूनिटी है, उसको तभी मेंटेन करके रखा जा सकता है। सो बेसिकली नेशनलिज्म कैन आल्सो बी अंडरस्टूड एज ए स्टेट ऑफ माइंड इन विच द सुप्रीम लॉयल्टी ऑफ द इंडिविजुअल इज ड्यू टू द नेशन स्टेट। बेसिकली जैसे हम ये पहले भी कह चुके हैं कि ये मतलब जो नेशनलिज्म साइड इट इज़ मोर साइकोलॉजिकल दैन फिजिकल। जो अपने नेशन के टूवर्ड रिस्पेक्ट है, केयर है, इंटरेस्ट है, वो चीज़ें दिखती नहीं है, वो रिफ्लेक्ट होती हैं आपके करेक्टर से। क्लियर, ये ज़्यादा चीज़ें साइकोलॉजिकल हो जाती हैं, फिजिकल नहीं है। नेशनलिस्ट की एग्जांपल लेते हैं, जैसे नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, नेशनल जो हमारी माइथोलॉजी है, रामायण, महाभारत, नेशनल रिवर हो गई गंगा, रिलीजियस प्लेसेस हो गए, है ना, वेदास हो गए, नेशनल प्लेयर्स हो गए, नेशनल मैच हो गया, नेशनल बर्ड्स हो गया। तो कितनी रिस्पेक्ट होती है टूवर्ड्स ऑल दिस थिंग्स आर क्लोजली लिंक टू द पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति जिसे बोलते हैं। अगर आप इन चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप एक नेशन की क्या रिस्पेक्ट करेंगे, आप कैसे एक नेशनलिस्ट हो सकते हैं। तो ये जो सिंबल्स हैं सारी, ये हाईली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेशनलिज्म में। हर कंट्री का अलग कल्चर है, अलग कस्टम्स हैं, अलग लैंग्वेज है, अलग फ्लैग है, अलग एंथम होगा, है ना, रिलीजियस बुक्स होंगी हर कंट्री की। तो वो जो उस कंट्री के जो सिटीजन हैं उनकी वो ड्यूटी बन जाती है कि उनके प्रति उनका क्या हो, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सो जो बेसिकली नेशनलिज्म से इट्स अ मॉडर्न कंसेप्ट। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, जहाँ हम वेस्टर्न हिस्ट्री की बात करें, मतलब वेस्टर्न हिस्ट्री की पर्टिकुलरली बात करें, तो अगर मतलब आप पीछे चले जाएं 16th-17th सेंचुरी के पीछे, तो वहाँ पे क्या था, इधर जो स्टेट हैं इट इज़ रन बाय द चर्च मोस्टली, है ना। छोटे छोटे ग्रुप होते थे, तब सोसाइटी नाम की कोई चीज़ होती नहीं थी, तब ट्राइब्स होते थे, ट्रेडिशंस होते थे, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होती थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, मॉडर्नाइजेशन हुई, कैपिटलिज्म ने जैसे ही कैपिटलिज्म ने जैसे ग्रोथ करना शुरू की, तो उससे क्या हुआ, जो नेशंस हैं उनमें जो सेल्फ गवर्निंग की भावना आना शुरू हो गई कि हम खुद को गवर्न करेंगे, अपने बिजनेस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ को प्रोटेक्ट करने के, जो दूसरे ग्रुप्स से उनके साथ कम्पीट करने के लिए। तो नेशन का एग्जिस्टेंस में आना धीरे धीरे शुरू हुआ। तो बेसिकली जो अमेरिकन रेवोल्यूशन से 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, और फ्रेंच रेवोल्यूशंस ने जो बड़े नेशंस को बर्थ दिया था, तब जो किंग का कंसेप्ट था, जहाँ जो फिर चर्च का कॉन्सेप्ट था, वो डिमिनिश होना शुरू हो गया, ख़त्म होना शुरू हो गया। मतलब एक तरह की गवर्नमेंट भी आना शुरू हो गई, क्योंकि अगर एक नेशन को रखना है तो आपको गवर्नमेंट चाहिए। नेशन को किंग या चर्च रन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका इतना कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता है। जब आप एक नेशन की बात करते हैं, वहाँ गवर्नेंस तो होगी ही होगी, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो इसी तरह क्या हुआ, जो यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज थी सारी धीरे धीरे 20th सेंचुरी आते आते वो सारी नेशंस की फॉर्म में डेवलप हो चुकी थी। तो इस तरह से नेशंस का जो कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंस में आया। अगर हम पीछे चले जाएं तो पहले नेशन का कोई कंसेप्ट नहीं होता था। जो सिंपल जो मतलब कम्युनिटीज़ हैं, जो ट्राइब्स होती थी, जो पीपल होता था, उनको कौन गाइड करता था, चर्च। उन्होंने जो रूल बना दिया आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बट नेशंस में सिर्फ वो चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे हम बात करें, जब हम एक नेशन की बात करते हैं, वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन कल्चर है, कॉमन कस्टम्स हैं, और आप
आपका सेल्फ इंटरेस्ट है उसकी टूवर्ड्स, आप चीज़ें आपको ग्रुप ऑफ पीपल को यूनाइट कर रही हैं, तो तब एक नेशन का बर्थ होता है। सो बेसिकली सिंपलिस्टिकली नेशनलिज्म इज द डिज़ायर ऑफ ए नेशन टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, है ना। हम खुद डिटरमाइन करेंगे हम हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भला है। ऐसा पहले नहीं होता था। जब एक नेशन डेवलप होगा, एग्जिस्टेंस में आएगा, तो वो खुद डिसाइड करेगा, उसकी जनता खुद डिसाइड करेगी, या जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब आउटसाइड की जो इंटरफेरेंस है यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब वो खुद गवर्न करेंगे, एक्ट इटसेल्फ, गवर्न इटसेल्फ, दैट इज सेल्फ डिटर्मिनेशन। जब आप इस तरह की बातें करते हैं, सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो यहाँ पे मतलब किसका कंसेप्ट आ जाता है, इट इज़ द यूजली एसोसिएटेड विद पैट्रियोटिज्म। तो जब इस तरह का नेशन का कॉन्सेप्ट आप डेवलप करेंगे तो वहाँ पे जो लोग हैं उनमें कौन सी फीलिंग आएगी, पैट्रियोटिज्म की, देशभक्ति की, पॉजिटिव एंड स्पोर्टिव एटीट्यूड टू ए फादरलैंड्स। बट अगर आप इसी पैट्रियोटिज्म को एक्सट्रीम में लेके चले जाएं, है ना, तो फिर क्या होगा, इट लीड्स टू द चौवनिज्म्स, एग्रेसिव पैट्रियोटिज्म्स। मतलब देशभक्ति एक लिमिट तक होती है, सुपर अपने आप को सुपीरियर मानना एक लिमिट तक अच्छा है, बट दूसरों को बिल्कुल ही इन्फीरियर मानना शुरू कर देना, ये तो गलत हो गया, है ना। आप इंडियन हो बेटर है, बट पाकिस्तानी है, अमेरिकन है, चाइनीज़ है, बांग्लादेशी है, आप उनको ज़्यादा इन्फीरियर नहीं बता सकते। मतलब आप जो नेशनल आइडेंटिटी है उसको आप एक लिमिट तक सीरियस ले सकते हैं, पर अगर आप सब कुछ आपके लिए वही हो जाएगा तो आप उसके लिए क्या करेंगे, दूसरों को किल करना शुरू कर दें, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो बड़े सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, जब आप पैट्रियट हो जाते हैं, वो एक्सट्रीम बॉल है जिसे चौवनिज्म कहा जाता है, वो एक थ्रेट भी है नेशनलिज्म के लिए, है ना। तो अगर एक्सट्रीम फॉर्म होगी इसके तो वो चौवनिज्म की तरफ लेके जाएगा, इंपीरियलिज्म की तरफ, रेसिज्म की तरफ, एक्सिनोफोबिया, मिलिट्रिज्म्स और अल्टीमेटली फासिज्म्स। फासिज्म क्या है, बेसिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे डिक्टेटर जो होता है बस वो डिक्टेट करेगा, वो कुछ भी मतलब प्रेस करके रखेगा। जैसे मिलिट्रिज्म्स, आतंकवादी, जैसे मतलब इराक ईरान में चल रहा है, अफगानिस्तान में चल रहा है, तो इतना ज़्यादा नेशनलिज्म हो गया कि उन्होंने मिलिट्रीज ने कंट्रोल कर लिया। ये क्या है, फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। तो वो भी एक अपने आप को वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नेशनलिस्ट। पर नेशनलिज्म जब एक्सट्रीम में फॉर्म में चला जाएगा वो मिलिट्रिज्म की फॉर्म आ जाएगी, रेसिज्म का फॉर्म ले लेगा, चौवनिज्म का फॉर्म लेगा, इंपीरियलिज्म का, फासिज्म का। जैसे एक्सिनोफोबिया है, ये मतलब एक्सिनोफोबिया होता क्या है, ए फियर और हेट्रेड ऑफ फॉरेन पीपल एंड कल्चर्स। मतलब दूसरे जो रिलीजन्स हैं, दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, दूसरे जो नेशंस के लोग हैं उनको हेट करना। तो ये चीज़ क्या है, गलत है। नेशनलिज्म की एक लिमिट होती है, उसी लिमिट तक रहना चाहिए। अगर वो लिमिट क्रॉस करेगा तो इट इज़ डेंजरस स्टफ। सो जो इंडियन नेशनलिज्म है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि पहले तो इनको ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करके रखा। जैसे इंडियन नेशनलिज्म इज़ एन इंस्टेंस ऑफ टेरिटोरियल नेशनलिज्म। सो बेसिकली जब आप इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं ना, यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट क्या है, टेरिटरी। जियोग्राफिकली हम नेशनलिस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में डाइवर्स कल्चर हैं, डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं, डाइवर्स सिविलाइजेशंस हैं, डाइवर्स कस्टम्स हैं, कल्चर्स हैं। तो उस तरह से हम नेशनलिस्ट नहीं हैं। हमारा नेशनल का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो किसके आगे पीछे घूमता है, जियोग्राफी के। इतने डाइवर्स होने के बावजूद भी हम क्या है, नेशनलिस्ट हैं। सब इंडियन बोलते हैं अपने आप को। तो वो बेसिक क्या है, टेरिटोरियल नेशनलिज्म इसलिए कहा जा रहा है इसको। इंक्लूसिव ऑफ इट्स एंटायर पीपल डिस्पाइट देयर डाइवर्स एथनिक एंड रिलीजियस बैकग्राउंड, है ना। सबका अलग अलग है तो भी सब एक हैं। वो क्यों, जियोग्राफिकली। मतलब इंडिया जो एक नेशन है, इट डेवलप्ड एज ए कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल ऑफ द ब्रिटिश। तो ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये कब राइज हुआ, लोग सब एक साथ इकट्ठे होना कब शुरू हुए, जो फीलिंग ऑफ वननेस है, टुगेदरनेस है, जो एक नेशनलिस्ट में होनी चाहिए ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल्स। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया टुक ऑर्गेनाइज फ्रॉम 1885 से ये शुरू हुआ सारा काम, व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सेट अप एंड ब्रॉट विद इट्स न्यू होप एंड एस्पिरेशंस फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। And nationalism in India can be defined as the growth and development of anti-colonial sentiments from a movement for reasonable constitutional reform to struggle for complete independence, है ना। जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी इतनी लंबी और लास्ट में जाके क्या हुआ था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, और वो हुए भी थे। और जब हुए तो एक इंडिपेंडेंट नेशंस के रूप में एमर्ज हुआ इंडिया, जहाँ पे सारे साथ में हैं कलेक्टिवली। आपने देखा होगा यहाँ पे जो मेन कॉमन बात रही वो ब्रिटिशर्स हैं। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे तब उस तरह से मतलब एक फंडामेंटल यूनिट नहीं था। तब जो छोटे छोटे पार्ट्स थे, जो किंग थे वो रूल करते थे इन पे। बट जो कलेक्टिव इंडिया जो आज आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में ब्रिटिशर्स का रिजल्ट भी है, क्योंकि लोगों ने उनके खिलाफ बोलते बोलते सारे लोग एक साथ हो गए और एक जो इंडिया है, भारत है, जो एक एज ए कंट्री एमर्ज हुआ।
पहले भी तो रहा होगा। जैसे भारतवर्ष की बात करते हैं तो वहाँ पे मतलब पीछे चले जाएंगे माइथोलॉजी में 2000-3000 साल पहले, वहाँ पे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, तो ये सब जो कंट्री भारत में आती थी सारी। क्लियर? तो उस तरह से तो मतलब जोग्राफिकली ये पहले भी बड़ी पुरानी कंट्री रही है, बट तब इस तरह का कॉन्सेप्ट जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आज है वैसा नहीं होता था। जो आज कॉन्सेप्ट एमर्ज होके आया है ये बेसिकली ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ था। क्लियर? उन्होंने इनको ऑक्यूपाई किया, इन पे कंट्रोल किया, गवर्न करना शुरू कर दिया इनको। इन्होंने साथ में मिलकर लड़ाई लड़ी और अपने आप को आज़ाद किया, इंडिपेंडेंट किया। तो फिर जो एमर्ज हुआ वो एक नेशन, इंडिया जिसे हम कहते हैं आज। बट जो यूरोपियन मॉडल है नेशनलिज्म का वो बिल्कुल अलग है। बेसिकली ये यूरोपियन कंट्री की जब बात करते हैं, इनका जो मेन मतलब जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आना शुरू हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, जो मतलब छोटे छोटे ग्रुप जो थे उनके जो कल्चर हैं, कस्टम्स हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप जो थे वो नेशन की फॉर्म ले ली उन्होंने। यूरोपियन नेशनलिज्म इज फ्यूल्ड प्राइमरली बाय ए कीन सेंस ऑफ एथनिक डिस्टिंक्टिवनेस एंड द डिज़ायर टू प्रिजर्व इट, है ना। जो अपना कल्चर है, कस्टम्स है, उसको बचा के रखने के लिए, प्रिजर्व करके रखने के लिए नेशन वजूद में आए, एग्जिस्टेंस में आए। इट इज़ द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मैनी नेशन स्टेट इन द 17th सेंचुरी इन यूरोप। जैसे कि हमने पहले भी लेक्चर के शुरू में कहा था कि कुछ लोग नेशनलिज्म के फेवर में है, जैसे पॉलिटिकल थिंकर या पॉलिटिकल जो फिलोसफर्स हैं, कुछ लोग नेशनलिज्म के फेवर में होते हैं और कुछ इसके अगेंस्ट भी बोलते हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जो अगेंस्ट हैं नेशनलिज्म्स के। अब नेशनलिज्म सही चीज़ भी है और गलत भी है। सही क्या है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल को यूनाइट करके रखती है, जिनमें कॉमन चीज़ें होती हैं ना काफ़ी सारी। जैसे हम बात करें कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कस्टम्स, कॉमन हैबिट्स, कॉमन वे ऑफ डूइंग, ईटिंग, बीटिंग, ड्रेसिंग, कॉमन रिलीजन्स, जो भी रहेगा, तो वो उन ग्रुप ऑफ पीपल को यूनाइट करती है। बट वो जो दूसरे लोग हैं उनसे उनको डिवाइड कर देती है। सो क्रिटिक्स ऑफ नेशनलिस्ट हैव आर्ग्यूड दैट इट इज़ ऑफन अनक्लियर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ए नेशंस or whether a nation is a legitimate unit of political rule. Nationalists hold that the boundaries of a nation and a state should coincide with one another. Thus, nationalism tend to oppose multiculturalisms. So मतलब अगर हम जैसे बात कर रहे हैं कि कॉमन कल्चर, कॉमन कस्टम्स, तो मतलब जो नेशन है, जो नेशन का कॉन्सेप्ट है, ये मल्टीकल्चरलिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर एक कंट्री में मल्टी कल्चर होंगे, मल्टी लैंग्वेज होंगी, तो वहाँ तो कन्फ्लिक्ट पॉसिबल है। जैसे इंडिया की एग्जांपल लें हैं हम, इंडिया में कितना डाइवर्सिटी है, तो जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे थोड़ा सा उसके लिए थ्रेट आ जाता है। जब आप मल्टी लैंग्वेज की बात करेंगे, मल्टी रिलीजन्स की बात करेंगे, मल्टी कल्चर्स की बात करेंगे, तो मतलब नेशनलिज्म एक्चुअली इस कंसेप्ट के खिलाफ होता है। बट जो इंडियन नेशनलिज्म है फिर वो देखा जाए थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द अदर नेशनलिज्म्स, है ना। जैसे चाइनीज़ नेशनलिज्म है, पाकिस्तानी नेशनलिज्म, वहाँ पे कोई थ्रेट नहीं है नेशनलिज्म को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही रिलीजन के लोग हैं, उनकी सेम लैंग्वेज है, सेम कॉन्सेप्ट्स हैं उनके। चाइना में चले जाएं, वहाँ पे सेम रिलीजन्स के लोग हैं। बट इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, मल्टीपल रिलीजन्स हैं, मल्टीपल कल्चर्स हैं, कस्टम्स हैं, सिविलाइजेशन तक अलग अलग है। तो उससे क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है थोड़ा सा इसके ऊपर। इट कैन ऑल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट वेयर मोर देन वन नेशनल ग्रुप क्लेम राइट टू ए पर्टिकुलर टेरिटरी या सीक टू टेक कंट्रोल ऑफ द स्टेट। जैसे मतलब बोला भी जाता है कि साउथ इंडिया को सेपरेट कर दो, नॉर्थ इंडिया को सेपरेट कर दो, ईस्टर्न स्टेट जो 7 स्टेट्स हैं उनको सेपरेट कर दो। तो ये कंसेप्ट इसी वजह से राइज होते हैं। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट द क्रिटिक्स एम्फसाइजेस द वायलेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, द एसोसिएटेड मिलिटरिज्म एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशंस। सो मतलब ये रूट कॉज भी है बड़ी सारी प्रॉब्लम्स की। बट जो पॉइंट है यहाँ पे, जैसे गांधी जी ने कहा है, द सोसाइटी सेंट्रिक प्लूरलिस्टिक आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। अब हम इंडिया की बात कर रहे थे, यहाँ पे सारी चीज़ें प्लूरल हैं, मल्टीपल रिलीजन्स हैं, मल्टीपल कल्चर्स हैं, मल्टीपल कस्टम्स हैं। सो द सोसाइटी सेंट्रिक प्लूरलिस्टिक आइडिया है, मल्टीपल आइडिया ऑफ नेशनलिज्म कैन बी डिपिक्टेड फ्रॉम महात्मा गांधी नोशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो मतलब महात्मा गांधी की नज़र में जो एक आज़ाद भारत था, इंडिपेंडेंट भारत था, वो किस तरह से था? फ्री इंडिया विल नॉट बी ए हिंदू राज, है ना, कि सिर्फ इंडियन अगर हैं तो हिंदू हैं, अगर तो हिंदू राज नहीं होगा यहाँ पे, इट विल बी एन इंडियन राज। तो मतलब अगर आप हिंदू राज बोलेंगे तो जो बाकी के रिलीजन्स हैं नेचुरली आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तो आप उनके साथ क्या करें? डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो एक नेशन में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अच्छी बात नहीं होती है, वो नेशन के लिए अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए थ्रेट होगा अगर आप ऐसा करते हैं। इसलिए जो उनका कॉन्सेप्ट था वो हिंदू राज नहीं था, इंडियन राज था, बेस्ड नॉट ऑन द मेजॉरिटी ऑफ एनी रिलीजन्स, सेक्ट्स आर कम्युनिटी। क्लियर? तो उनका क्या था कि जो इंडियन राज है वो मेजॉरिटी रिलीजन पे बेस्ड नहीं है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पे बेस्ड नहीं है, बट
अगर हिंदू राज होगा तो मतलब क्या होगा, डेफिनेटली अगर इंडिया की बात करें तो हिंदू की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, बुद्धिस्ट की कम है, जैन की कम है, क्रिश्चियंस की कम है, इस्लाम की कम है। तो इसलिए वहाँ पे अगर गांधी जी की लैंग्वेज में हम बात करें तो वहाँ पे इंडियन राज कहा गया, ना कि हिंदू राज। तो इस तरह से जो नेशनलिज्म्स है उसको कोई खतरा नहीं होगा, कोई बैड इम्पैक्ट उसका उस पर नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती भी है इंडिया में। तो भी हारमोनी है, इतना डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी। और किसी कंट्री में अगर इतनी डाइवर्सिटी हो तो इतनी हारमोनी हो पॉसिबल नहीं है, बट इंडिया में ये चीज़ देखने को मिलती है। केसेस में तो वो रहता ही है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। सो अगर हम नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे क्रिटिसिज्म किया कि वहाँ पे जो मल्टीकल्चरलिज्म्स को की वजह से कन्फ्लिक्ट राइज होते हैं, मल्टीपल कस्टम्स की वजह से, कल्चर की वजह से कन्फ्लिक्ट राइज होते हैं, उनमें से एक पॉइंट ये भी है, अनदर क्रिटिसिज्म सेज दैट नेशनलिज्म इज इनहेरेंटली divisive because it highlights perceived differences between peoples, emphasizing an individual identifications with their own nations. मतलब जब आप एक नेशन की बात करते हैं तो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती, आपकी नेशनल आइडेंटिटी होती है, मतलब कलेक्टिव आइडेंटिटी है। जो नेशनलिज्म है वो किसी तरह से थोड़ा सा आपकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसको डिस्ट्रॉय भी करता है, क्योंकि जो नेशन है वो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। बट जब आप एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करते हैं वो इंडिविजुअल की बात है, और जब आप एक नेशनल व्यू पॉइंट से बात करेंगे तो वहाँ पे इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, नेशन को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। आइडिया इज ऑल्सो पोटेंशियली ऑप्रेसिव बिकॉज इट सबमर्ज इंडिविजुअल आइडेंटिटी विद इन ए नेशन होल। तो इस तरह से मतलब अब ये बात इतनी लॉजिकल तो नहीं है, बट जैसे मतलब एक प्लेयर जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब अगर वो विनर आता है, ओलंपिक गेम्स में गया फॉर एग्जांपल, तो अगर वो विनर आता है, गोल्ड लेता है, तो इंडिया का नाम आएगा वहाँ पे। उस पर्सन का इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी जितनी इंडिया को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। मेडल किसने जीता, इंडिया ने जीता है। पर्सन का नाम तो लिया जाता है नो डाउट, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, कंट्री को। सो एंड गिव एलाइट्स आर पॉलिटिकल लीडर्स पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज टू मैनिपुलेट और कंट्रोल द मासेस। तो ये चीज़ तो देखने को मिलती है। इट इज़ ऑल्सो आर्ग्यूड दैट नेशनलिज्म सप्रेस माइनॉरिटीज, प्लेस country above moral principles and create a dangerous individual attachment to the state। तो जैसे हम अदर कंट्रीज़ की बात करें, जैसे पाकिस्तान की बात है, वहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस, कितनी सारी न्यूज़ आती हैं उनके साथ, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, टॉर्चर उनके साथ जो हो रहा है, बड़ी सारी। तो और भी मतलब नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके साथ क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशंस किसी ना किसी टाइप का। जैसे रेप के केसेस हो गए, मर्डर के केसेस हो गए, माइनॉरिटीज़ के साथ आप कर देते हो ईजिली, क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठाएंगे। बट अब जैसे प्रोविजंस हैं SC ST के एक्ट जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लॉज, जैसे स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं। तो उस तरह से ये प्रोटेक्ट भी करते हैं नेशनलिज्म्स को और इंडिविजुअल आइडेंटिटी को भी। तो चलिए कंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली इंडिया इज ए मल्टीकल्चरल, मल्टी रिलीजियस, सेकुलर एंड सोशली कोहेसिव स्टेट, है ना। मल्टीपल रिलीजन्स हैं, मल्टीपल कल्चर्स हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, बट तो भी ये क्या है, बैलेंस्ड हैं। वो क्यों है, सेकुलरिज्म्स की वजह से। देयरफॉर द यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इज इल सूटेड एंड एलियन टू इंडिया। तो वो जो उनका कॉन्सेप्ट है कि आप अपना इंडिविजुअल कल्चर, इंडिविजुअल कस्टम से बचा के रखेंगे, इसलिए नेशंस जो एग्जिस्टेंस में आए, तो उस तरह की चीज़ें इंडिया में नहीं है। यहाँ पे जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट प्रैग्मेटिक वे फॉरवर्ड फॉर अस वुड बी टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियटिज्म्स, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशंस को अगर हम फॉलो करें सब, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो सबके रिलीजन्स को, सबके लैंग्वेज को, सब रीजन्स को दिमाग में रख के बनाया गया है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा पैट्रियटिज्म है, जो नेशनलिज्म हमारा है, अगर इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशंस, तो वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। was laid out keeping in mind Indian cultural ethos and ideas by our founding father as opposed to patriotism based on blood and soils। So मैं एक छोटा सा यहाँ पे और थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने नेशनलिज्म की बात तो की, बट क्या नेशनलिज्म सही चीज़ है या नेशनलिज्म गलत चीज़ है, मुझे ये बताइए आप। अब जो मैन काइंड है, जिसे हम ह्यूमैनिटी कहते हैं, वो एक है। सब ह्यूमन बींग एक हैं, चाहे आप रिलीजन की बात करें, चाहे लैंग्वेजेस की बात करें, चाहे रीजन्स की बात करें, चाहे नेशंस की बात करें, ये सब चीज़ें मैन मेड हैं। ये नेचुरल फिनोमिना नहीं है, ये सब क्या है, मैन मेड। तो जो नेचुरल है वो क्या है, मैन काइंड, ह्यूमैनिटी। हम सब इंसान हैं। नेशन का कॉन्सेप्ट मैन ने क्रिएट किया, डिवाइड किया। एक्चुअली हम क्या कहते हैं कि नेशनलिज्म यूनाइट करता है ग्रुप ऑफ पीपल्स को, बट नहीं। अगर आप डीपली देखेंगे, इसको फिलोसफिकली देखेंगे, तो जो नेशन है वो आपको यूनाइट नहीं कर रहा है,
उसने आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। मतलब ह्यूमैनिटी एक ही थी बट हमने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मतलब हमारे एक थिंकर हैं जे कृष्णामूर्ति, तो वो क्या कहते हैं कि मूवमेंट वी से कि आई एम ए इंडियन, आई एम ए हिंदू, आई एम ए मुस्लिम, आई एम ए अमेरिकन, है ना, आई एम हिंदू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग पर्सनस। तो मतलब मूवमेंट यू से दिस कि आई एम इंडियंस, यू आर सेपरेटिंग यूर सेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मैनकाइंड। मतलब यू आर डूइंग वायलेंस, आप गलत कर रहे हैं। मूवमेंट यू से आई एम इंडियन, आई एम अमेरिकन, आई एम हिंदू, आप क्या कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप इंसान को इंसान से अलग कर रहे हैं। अब नेशनलिज्म भी बेसिकली क्या करता है, ग्रुप ऑफ पीपल को तो यूनाइट कर दिया जिनमें कॉमन लैंग्वेज थी, कॉमन कल्चर था, बट आपने क्या किया, अदर्स से उसको अलग कर दिया, और ये सही चीज़ नहीं है। अब आज वर्ल्ड में जो भी क्योस है, कन्फ्यूजन्स हैं, कन्फ्लिक्ट हैं, उसकी रूट कॉज क्या है, डिवीज़न। जहाँ डिवीज़न होगी वहाँ कन्फ्यूजन होगी, और जहाँ कन्फ्यूजन होगी वहाँ कन्फ्लिक्ट होंगे, और क्योस आज आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं एक बेटर वर्ल्ड हो, वो तभी पॉसिबल है जब हम ये जो सारे बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं जो हमें सेपरेट करते हैं एक दूसरे से, उसको हम अलग कर दें। तो मतलब बेटर है, जैसे यूएनओ का एक प्लान भी था कि हम एक वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं जहाँ पे एक सेंट्रल गवर्निंग बॉडी हो जो सब कंट्रीज़ को रूल करे, एक जैसा ट्रीट करे सबको, वहाँ पे कोई सुपीरियर या कोई इन्फीरियर नहीं हो। जैसे है ना, अमेरिका अपने आप को सुपीरियर मानता है, पाकिस्तान को इन्फीरियर माना जाता है, इंडिया को इन्फीरियर मानते हैं वो, जैसे इंडिया पाकिस्तान को इन्फीरियर मानता है। तो जब तक ये चीज़ें रहेंगी तब तक डिवीज़न रहेगी, जब तक डिवीज़न रहेगी तब तक क्योस रहेगा, और जब तक क्योस रहेगा तब तक कन्फ्लिक्ट रहेंगे, तब तक जो पीस है, हारमोनी है, बैलेंस है, वो पॉसिबल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।